नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कहते हैं प्रकृति की गोद में बेशुमार खजाना है, बशर्ते आप ढूंढना चाहें। आज मैं समृति शर्मा आ गई हूं प्रकृति के उसी खजाने के बारे में जानकारी आप सबसे साझा करने के लिए। इस कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है प्राकृतिक खेती का महत्व, जिस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं केवीके कंडाघाट सोलन से डॉक्टर अनुराग शर्मा जी। डॉक्टर अनुराग, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो डॉक्टर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि प्राकृतिक खेती आखिर होती क्या है, इसके क्या मुख्य आधार क्या हैं? देखिए, प्राकृतिक खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है या ऐसा सिद्धांत है जिसमें हम किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं करते हैं जी। यह मुख्यतः एक ऐसी कृषि इसको आप मान के चलें कि ये एक जैसे आपके आसपास की वनस्पतियां हैं, आपके आसपास का पशुधन जिसमें मुख्यतः गाय है, आपके आसपास के पेड़ है, उन सबको एकीकृत कर रही है। इन सब का इस्तेमाल आप इस कृषि में जो है, इस कृषि पद्धति में जो है, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मुख्यतः यह वैसे तो गोवंश आधारित खेती है, जिसमें आपके एक गाय के ऊपर देसी हो, पहाड़ी हो, अगर वो किसी के पास, किसान के पास उपलब्ध नहीं है तो जर्सी गाय भी अगर उपलब्ध है तो उसके साथ भी जो है इस खेती को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी, तो इससे किसानों को क्या फ़ायदा मिलता है? देखिए, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है और यह एक बड़ा ही एक किसे जैसे कह सकते हैं कि अब अगर हम जिसे बहस करना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा इस पर बहस भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से प्राकृतिक खेती से किसान को फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं। पहली बात, अगर आप देखिए आजकल की खेती, अगर हम आजकल की खेती की ओर हम थोड़ा सा एक अध्ययन करें तो क्या है, किसान को बीज के लिए जाना पड़ता है मार्केट। अगर उसकी फसल को कोई रोग लगता है, कोई कीट लग रहा है तो भी उसे कहाँ जाना पड़ता है? बाजार में, उसे खरीदना ही पड़ रहा है। किसान बेचारा अपनी लागत लगा ही रहा है और अंत में जब फसल बेचने का समय आता है तो भी उसे अच्छा दाम नहीं मिलता है। तो क्या हो रहा है, किसान बीज लगाने से लेकर अपनी फसल बेचने तक सिर्फ घाटे की तरफ चल रहा है। लेकिन ये जो खेती है, प्राकृतिक खेती, इसमें एक ऐसा सिद्धांत बना रखा है, इस तरह से इसको किया गया है डिज़ाइन कि आपको बाज़ार से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बीज लेना है, आप अपना बीज लगाइए। अगर आपको कीटनाशक चाहिए, आप अपने घर में जो आपके आसपास वनस्पति है, आपके गोवंश है, गौमूत्र है, गोबर है, उससे लेके सामान लेके आप उसमें कीटनाशक बनाएं, रोगनाशी दवाएं बनाएं और अंत में, और अब जब आपको बेचने की बात आती है तो प्राकृतिक खेती के लिए मैं ये कहूँगा कि हिमाचल सरकार, हमारे जो सभी उपकरण कृषि से संबंधित, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग, यूनिवर्सिटीज़, सभी के सभी इस तरफ बढ़ रही हैं कि जो प्राकृतिक उत्पाद है उनको एक अच्छा रेट मिले, उनको एक अच्छी मार्केट प्रोवाइड हो। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि हमारे यहाँ बालूगंज में ही जो हमारा कृषि विभाग है उसके नीचे एक नई मार्केट खुली है जहाँ पे आपके प्राकृतिक उत्पाद बिक रहे हैं। और इवन जो छोटे छोटे फार्मर जो हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके उत्पाद उनके खेत से ही जो है, जो पता लगता है किसी को कि यहाँ प्राकृतिक उत्पाद है तो वहीं से आके ले लेते हैं। तो किसान को भी इसमें फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है किसान का। जी, मतलब किसानों को घर में बैठे ही चीज़ें मिल जाती हैं, सब कुछ। जी, तो ये महत्वपूर्ण क्यों है प्राकृतिक खेती? देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि कृषि कैसी है हमारी, देखिए हमारा स्वास्थ्य, अगर हम बात करें, मैं अपनी बात करूँ, अगर आपकी बात करूँ, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे एक भोजन के ऊपर। जी, बिल्कुल। हमारा पौष्टिक आहार, हम बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि हमें पौष्टिक आहार लेना है, हमें पौष्टिक आहार के साथ चलना है। तो कृषि जो है, ये प्राकृतिक खेती एक ऐसा जरिया दे रही है आपको कि आपको पौष्टिक आहार मिलेगा। उसका मैं कारण देता हूँ। अभी जो रासायनिक खेती है उसमें क्या है, अगर आपने बीज को ट्रीट करना है किसी बीमारी से बचाने के लिए, आप किसी रसायन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद किसी बीमारी से रोकने के लिए फिर रसायन का इस्तेमाल करेंगे, फिर अगर आपने उसकी गुणवत्ता बढ़ानी है फिर किसी आप रसायन का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है, आपकी खेती क्या है, पूरी की पूरी रासायनिक होती जा रही है। जो वो केमिकल आपके शरीर में आके किसी ना किसी तरह के आपको नुकसान पहुँचाते हैं। अब प्राकृतिक खेती में क्या है, अगर आपने बीज का उपचार करना है, इसमें बीजामृत दिया है जो कि आपके गोबर से, आपके गौमूत्र से, थोड़ा सा आपके हल्दी पाउडर से, ठीक है, उससे तैयार हो जाता है। इसके बाद अगर आपके रोगों को रोकना है तो इसके लिए आपकी खट्टी लस्सी है, आपके पास इसमें सौंठा अस्त्र दिया गया है। अगर आपके कीट रोकने हैं, नीम अस्त्र है, दरेक अस्त्र है, ब्रह्म अस्त्र है, जो आप आसानी से बना सकते हैं गोबर का इस्तेमाल करके, गौमूत्र का इस्तेमाल करके, जो आपके आसपास जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जो पौधे हैं, उनका इस्तेमाल करके आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। और लास्ट में अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो है
जो हमारी फसल है उसकी गुणवत्ता बढ़े, तो उसके लिए भी सावधानी अंकुर है जिसको बनाना बहुत ही सरल है, जिसको घर में बैठ के कोई भी किसान आसानी से बना सकता है। जी। किसी भी तरह का रसायन नहीं है और आपके घर तक आपकी थाली में एक ऐसा भोजन पहुंचेगा जो बिल्कुल पौष्टिक होगा, आपकी सेहत पे कोई नुकसान नहीं है, आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो मुझे महत्व लगता है प्राकृतिक खेती का, वो यहाँ पे आता है कि किसान इसमें अपनी लागत, जो एक लागत लगती है कृषि में, उसको कम कर रहा है। बिल्कुल शून्य ठीक है है, शून्य हो रही है वो, शून्य भी नहीं कहूँगा लेकिन बहुत कम, थोड़ा वो बहुत कम। सामान आपको चाहिए, लेकिन वो एक ऐसा है कि जो आप घर में बैठ के आसानी से कहीं से भी ला सकते हैं, जी। बहुत कम खर्चा है और जो आपका उत्पाद बनेगा वो अच्छा है, बेहतर है, उसके रेट अच्छे मिल रहे हैं और उनकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है। जी। तो आज के समय में किसानों के लिए क्या आवश्यकताएं हैं प्राकृतिक खेती की? देखिए आज का समय अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, जो हमारा काम देखते हैं किसानों के पास खेत में जा जाके, तो किसान क्या कर रहा है, अगर हम मुझसे पूछें कि आप कैसे खेती करते हैं, तो वो बोलते हैं जी हम पहले बीज डालते हैं, जी। उसके बाद जब हमें चाहिए कि हमें पैदावार बढ़ानी है, थोड़ी सी उसकी ग्रोथ बढ़ानी है, तो हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। जी। ठीक है जी, उसके बाद पोटाशियम, फॉस्फोरस, अन्य तरह की खादें, कुछ ग्रोथ हार्मोन जो भी डालना है किसान कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें हमारी मिट्टी, अगर हम आप मिट्टी के बिना जा कहाँ रहा है, सब कुछ मिट्टी में ही जा रहा है। अगर हम मिट्टी देखें, हिमाचल की मिट्टी क्या है, नाइट्रोजन पूर्ण है, फॉस्फोरस भी ठीक है मीडियम रेंज में पहुंच रहा है, जितना पौधे को चाहिए उतना है, फॉस्फोरस भी लगभग उतना ही मौजूद है। कमी कहाँ है, वो जो तत्व हैं वो मिट्टी से हमारे पौधे को नहीं मिल रहे हैं। जी। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो कि ताकि किसानों को भी समझ आए। मान लीजिए आपने दूध से दही बनाना है, अगर आप दूध रखेंगे तो दही कभी नहीं बनेगा। जी, बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा जाग आपको कहीं ना कहीं दही का डालना पड़ेगा। तो उस जाग में आपने क्या किया, जीवाणु दिए, जो जीवाणु आपस में मल्टीप्लाई हुए और उन्होंने उस दूध को दही में बनाया। तो वही है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में जैसे जीवामृत जो बात करते हैं, जो उसका मुख्य घटक है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें क्या है, आप मिट्टी में, जो हमारी खेतों की मिट्टी है, उसमें आप ऐसे सूक्ष्म जीवाणु दे रहे हैं जी। जो जीवाणु जाके आपकी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा रहे हैं। जी। जो मौजूद है उसमें तत्व, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, वो तत्व जो हैं आपकी जो है पौधों को आसानी से मिल रहे हैं। जी। तो इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इन जीवाणुओं से छोटी छोटी चीज़ें करके आप मिट्टी में मौजूद जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन्हीं को आप पौधों को दे रहे हैं, आपको कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। जी। तो जैसे आपने जीवामृत और बीजामृत की बात की, तो वो आखिर है क्या? देखिए जीवामृत, किसानों में ये संशय रहता है कि ये खाद है। देखिए जीवामृत कोई खाद नहीं है। जीवामृत एक्चुअली जो जीवाणुओं का एक, आप बोल सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक द्रव्य है जो कि आप अपने पौधों को दे रहे हैं, आप अपनी मिट्टी में डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मिट्टी में है असंख्य जीवाणु जो आ जाते हैं, जो जीवाणु हैं अपना रोल प्ले करते हैं, जो आपके जो हमारी मिट्टी में तत्व हैं वो आपके पौधों को दे रहे हैं। इसके अलावा देखिए मिट्टी से ही आपकी पौधे की जो सेहत है वो डिपेंड करती है। अगर मिट्टी स्वस्थ है आपका पौधा स्वस्थ होगा, जितना पौधा स्वस्थ होगा उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता, कीटों से लड़ने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा आप जीवामृत का इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा बीजामृत का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी एक तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है, बीजामृत से आपका बीज अच्छा हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, जो पौधा निकलेगा वो ताकतवर होगा, उसमें जो है लड़ने की क्षमता होगी जीवाणुओं से भी, रोगों से भी और कीटों से भी। तो इसका एक मुख्य जो प्राकृतिक खेती का आधार है वो है जीवामृत। और देखिए मैं किसान भाई जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि किसान अक्सर क्या करता है कि जीवामृत मैंने कर दिया, अब मुझे लगता है कि इसे दोबारा करना ही नहीं है। लेकिन प्राकृतिक खेती में इसका इस्तेमाल कम से कम 10 या 15 दिनों में दोबारा आपको करना है, लगातार करना है। तो जीवामृत बनाना बड़ा ही सरल है, बहुत सरल तरीका है। कई किसान इसे अपने आप भी बना रहे हैं, कुछ जो बनाते हैं उनसे लेके आते हैं, तो और इसका फ़र्क जो है किसान खुद देख रहा है ज़मीन में। तो खुद कैसे तैयार किया जा सकता है जीवामृत? देखिए जीवामृत तैयार करना बड़ा ही सरल तरीका है। अगर आपने 10 किलो गोबर लिया, 10 किलो गौमूत्र लिया, देसी गाय की बात कर रहे हैं, ताज़ा गोबर गौमूत्र लेना है। अगर आपके पास देसी गाय नहीं है, जैसे कुछ किसानों के पास समस्या है, जर्सी गाय होती है, तो वहाँ पे वो गौमूत्र और गोबर की मात्रा जो बढ़ा सकते हैं, 10 की जगह 12 किलो ले सकते हैं। गौमूत्र भी अगर 10 लीटर है तो 12 या 15 लीटर ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा आपको क्या चाहिए, इसमें गुड़, बेसन, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और मुट्ठी भर जो है किसी बड़े पेड़ की मिट्टी। अगर पीपल का पेड़ है तो बहुत अच्छा है, अगर पीपल का पेड़ नहीं है, कोई भी जंगली पेड़ है, उसके नीचे की मिट्टी वो आपने एक बड़े ड्रम में डाल देनी है और पूरा जो वॉल्यूम है ड्रम का 200 लीटर का बना देना है। और इन सब चीज़ों को मिला करके इसे आपने घुमाना है सुई की दिशा में किसी डंडे से, और इसे आपने ढक के रख देना है।
एक सामान्य तापमान में जब खासकर गर्मी हो जी। तो जल्दी से जल्दी ये 3 या 4 दिनों में हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है। जी। लेकिन अगर ज़्यादा सर्दियाँ हों तो इसमें लगते हैं कम से कम 7 या 8 दिन। और इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है तैयार होने की, अगर आप बोरी उठाएंगे देखेंगे जीवामृत को जी। तो ऊपर झाग बन जाती है सफ़ेद रंग की, और इसकी खुशबू एक बड़ी ही अलग सी आती है। तो वो जो है इसकी साफ निशानी है कि जीवामृत आपका तैयार है, छिड़काव करने के लिए बिल्कुल छिड़काव के लिए तैयार है। जी। आप इसको छिड़काव भी कर सकते हैं, आप इसकी डायरेक्टली मिट्टी में सिंचाई भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा कर सकते हैं। ये आपके पौधे को जीवाणुओं से तो बचाएगा ही बचाएगा, एक प्रतिरोधक क्षमता जो है पौधे की उसको भी बढ़ाता है। जी बिल्कुल। प्राकृतिक खेती में 4 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, आप उनके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी देखिए, प्राकृतिक खेती के जो 4 मूल सिद्धांत हैं, मैंने अक्सर किसानों के पास देखा है, जो मुख्य 2 है जीवामृत घन जीवामृत वो किसान कर रहा है। जी। आच्छादन थोड़ा सा कम है क्योंकि शायद यहाँ पे फोडर की दिक्कत है कुछ क्षेत्रों में। जी। वापसा चैनल्स भी लोगों ने बना रखी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आच्छादन क्या है और वापसा क्या है। जी बिल्कुल। आच्छादन अगर आप सरल भाषा में समझे, अगर आपकी फसल लगी है उसके ऊपर कोई भी कृषि अवशेष डाल देना, घास डाल सकते हैं, पराली डाल सकते हैं, जी। उसके ऊपर डाल देना हमारी फसल के ऊपर, ताकि जो है मिट्टी से 3-4 इंच ऊपर जो है मोटी परत बन जाए घास की या उसकी, जिससे आपका क्या है कि नमी जो मिट्टी का मॉइस्चर लेवल है वो बना रहे। पहली बात तो ये। दूसरा, आच्छादन से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जो आपके खरपतवार हैं, जो आपके वीड्स हैं, वो इसमें कम निकलते हैं। तीसरा सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण फ़ायदा क्या है, आच्छादन की वजह से जो आपकी जो है ह्यूमस बनता है, जब ये सड़ेगा घास, पराली सड़ेगी तो आपके क्या करेगा, मिट्टी में आपकी ह्यूमस करेगा पैदा, ऑर्गेनिक कार्बन ऐड करेगा। जो ऑर्गेनिक कार्बन है पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आच्छादन का महत्व यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि किसान थोड़ा सा इस चीज़ में अभी पीछे है, पाउडर की कमी है हिमाचल में। अदरवाइज वापसा चैनल जो मैंने चौथा सिद्धांत कहा, वापसा चैनल किसान बड़े आसानी से कर रहा है। वापसा चैनल बेसिकली लाइनें हैं, अगर आप एक रो आपने लगा रखी है पौधे की, दूसरी तरफ भी लगा रखी है, तो बीच में आपने चैनल बनाना है पानी के लिए, ताकि आप पानी जो है अगर बरसात होती है तो पानी उसमें इकट्ठा हो जाए और आपको धीरे धीरे पौधों को मिलता रहे। देखिए प्राकृतिक खेती में एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी, कि हमारी जड़ों को पानी नहीं चाहिए पौधे की, उसको एक नमी चाहिए। यस। तो इससे अगर ये कंसेप्ट किसान समझ आए तो मुझे लगता है कि जो इस खेती के माध्यम से एक पानी की समस्या जो उभर के सामने आ रही है कृषि में, जो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है सिंचाई की, तो वो इसके माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं इन वापसा चैनल्स के द्वारा और आच्छादन के द्वारा। पानी को, बरसात के पानी को इकट्ठा करके। जी, इन चैनल्स में पानी इकट्ठा रहता है, आपकी नमी बनी रहती है, वो नमी ही काफ़ी है। जो आपकी जड़ों को आपको एक नमी चाहिए है, वो इस वापसा चैनल्स के और आच्छादन के द्वारा जो है बनी रहती है। जी। तो प्राकृतिक खेती में किस तरह के रोग या कीटों को कीट देखने को मिलते हैं, संभावना क्या रहती है? देखिए प्राकृतिक खेती में जो है जितने भी घटक मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि आपको मैंने कहा नीम अस्त्र, ठीक है जी, ब्रह्मास्त्र या अग्नि अस्त्र, देखिए इन सब का क्या है, इन सब का एक मुख्य सिद्धांत क्या है, ये कीड़े को मारते नहीं हैं, ये कीड़े को भगाते हैं। इनका काम है रिपेल करना। कीट आता है, ठीक है, अगर वो खाएगा इन चीज़ों को, ये कड़वी लगेंगी उन्हें, वो खाएगा और वहाँ से वापसी चला जाएगा, दोबारा खाने के लिए नहीं आएगा। तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली कीड़े को नहीं मार रहा है। तो एक तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा अच्छा है, आप एक कीड़े को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, जो कि रासायनिक खेती में है कि हमने इसे ख़त्म ही कर देना, आप उसका भी संरक्षण कर रहे हैं। हमने इसे मारना नहीं है, हमें इसे भगाना है। पहला सिद्धांत इसमें ही है। अब बीमारियाँ और कीट प्राकृतिक खेती में, क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में ही कहा कि पौधा आपका बड़ा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसमें इंसिडेंस थोड़ा सा कम मिलता है एज कम्पेयर टू रासायनिक खेती। जी, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर आपका थोड़ा मोटा इंसिडेंस अगर आ भी रहा है तो उसको रोकने के लिए इसमें काफ़ी अच्छे घटक दिए गए हैं। अगर हम जैसे कीड़ों की बात करें, अगर आप टमाटर में लगने वाली, मान लीजिए टमाटर शिमला मिर्च, खासकर जिस जिला से मैं आता हूँ सोलन से, वहाँ की मुख्य फसल टमाटर शिमला मिर्च है, और आजकल आपके मटर लगे हैं, गोभी वर्गीय फसलें लगी हैं। तो टमाटर शिमला मिर्च में ज़्यादा सुंडियाँ आती हैं, तेला आता है, माइट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो इन सब को रोकने के लिए इसमें नीम अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ब्रह्मास्त्र दिया गया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अग्नि अस्त्र है, दशपर्णी अर्क है। तो इस तरह से आप इन चारों को अगर आप बना के रख लेंगे और आप 5 या 7 दिनों के इंटरवल में दोबारा इन चारों को इस्तेमाल करते रहेंगे, तो जितने भी कीट हैं मुझे लगता है कि उनकी समस्या नहीं किसान को जो है देखने को मिलेगी। जी, तो इन्हें बनाने की विधि क्या है? जी देखिए, एक तो थोड़ा समय का भी अभाव है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं, 2-3 के बारे में बता देता हूँ। एक पौधा अस्त्र जिसको बोलते हैं,
ये बड़ी ही आसानी तरीके से बन जाता है। आप जो भी आपके आसपास ऐसा कोई पेड़ है जिसके पत्ते पशु ना खाते हों, जैसे कि बड़ा है, बसूटी है, दरेक बड़ा ज़्यादा मिल जाता है, आम के पत्ते हैं, अमरूद है, पपीता है, जो भी मतलब आपके पशु ना खाएं, उन पत्तों को आपने लेके आना है। ठीक है जी। आपने उनको चॉपर से थोड़ा चॉपिंग कर देनी है ताकि उनको थोड़े से बारीक सा हो जाए वो। उसको आपने गौमूत्र और गोबर में डाल के एक बड़े से ड्रम में मिला देना है। मान लीजिए अगर आपने 40 लीटर का लिया है ड्रम, पानी लिया है 40 लीटर, तो उसमें आप 2 लीटर आप गौमूत्र लेंगे, 400 ग्राम गोबर लेंगे और 2 किलोग्राम जो है नीम के पत्ते या जो भी आप पौधा लेके आ रहे हैं, नीम, दरेक, कड़ू, बना, बसूटी, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसको आप बनाएंगे, उसको घोल के रखेंगे। 2 दिन में ये अस्त्र जो है तैयार हो जाता है। इस अस्त्र को आप 2 दिन में तैयार हो गया, कितनी आसानी से तैयार हो रहा है। इस अस्त्र को आप 6 महीने तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और 1 लीटर अगर आप ये नीम अस्त्र ले रहे हैं बना हुआ, तो उसको आप 40 लीटर पानी में इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख लीजिए, अगर आपने 10 लीटर आपने तैयार कर लिया है तो आपके 400 लीटर पानी के लिए ये पर्याप्त है ये जी। ठीक है। तो ये जो है बनाने में बड़े आसान है। इसी तरह से एक ब्रह्मास्त्र है, उसमें आपको 5 तरह के पौधे चाहिए जी। आप कोई भी 5 तरह के पौधे जो मैंने अभी बताए थे कुछ भी ले सकते हैं। आपने उनको चटनी बनानी है उनकी, अगर आप, और गौमूत्र में डालना है। अगर 4 लीटर गौमूत्र ले रहे हैं आप, तो 200-200 ग्राम हर 5 पौधे को लेना है। मतलब उन 5 पौधों की चटनी 1 किलोग्राम होनी चाहिए और उसको आपने गौमूत्र में डाल देना है और उन्हें उबालने तक, एक उबाल आने तक उबालना है धीमी धीमी आंच पे। उसके बाद आप उन्हें अपने साइड में रख देंगे, छानेंगे और 2 दिन के बाद इस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें इसमें दी गई हैं जो किसान बड़ी आसानी से बना सकता है। किसान अक्सर हमारे पास आते हैं जी और पूछते हैं जी कि कौन पीसेगा इसे, कि पीसने में टाइम लगेगा। तो हम तो उनको एक ही जवाब देते हैं कि देखिए, आप बाज़ार जाके रसायन के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, खेत में आके आपने उसको स्प्रे भी करना है। अगर थोड़ी सी मेहनत आप 5 पत्ते ला के उन्हें पीसने में कर देंगे तो आपको घर बैठे बैठे एक आसानी से एक ऐसा कीटनाशक आपके घर में तैयार है जो कि फ़ायदेमंद भी है, आपकी सेहत पे कोई प्रतिकूल असर नहीं है, आपकी मिट्टी पे कोई प्रतिकूल असर नहीं है और आपके जो पशुधन है उसके ऊपर भी कोई नुकसान नहीं है। तो ये सब तरह से फ़ायदेमंद ही है जी। तो मिट्टी के प्रकार के अनुसार जो प्राकृतिक खेती है उसके तरीके में क्या डिफरेंस आता है? जी देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक खेती है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमारी यहाँ की जो मिट्टी है वो न्यूट्रल के आसपास ही है। हाँ, जहाँ जैसे राजस्थान जैसे में जगह में जाते हैं तो वहाँ थोड़ा मिट्टी का फ़र्क है, तो वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा मिट्टी की जो बनाने पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए जिप्सम वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल में जो है जीवामृत जो है, घन जीवामृत और जीवामृत, इनके इस्तेमाल से आपकी मिट्टी का जो आप किसी भी तरह की मिट्टी है उसमें प्राकृतिक खेती कर सकते हैं जी। तो जो रोग लगने की संभावना है, रोग या कीट लगने की संभावना है फसलों में, उसको पहले से ही कैसे कम किया जाए कि रोग लगे ही ना उसमें? जी देखिए, हाँ ये अच्छा प्रश्न है जी आपका जी। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें प्राकृतिक खेती में कैलेंडर्स बनाए गए हैं, ठीक है जी। तो फसल के आधार पे है वो कि आपने कब किस चीज़ का आपने स्प्रे करना है, ठीक है। अगर आप शुरुआत करें तो देखिए, मैं थोड़ा सरल भाषा में आपको बताता हूँ सभी फसलों को एक जैसा रख के, कि अगर आपने फसल लगा दी है, बीज आपने लगा दिया है, तो बीज लगाने के तुरंत बाद आप क्या करें, एक जीवामृत का ड्रंचिंग कर दें 10%। 10% का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 100 लीटर का ड्रम ले रखा है तो 10 लीटर आप जीवामृत डालेंगे और 90 लीटर क्या डालेंगे, पानी। 10 लीटर जो है ये बन जाएगा। तो आप इससे आप एक बार जो है ड्रंचिंग कर सकते हैं। अब आपको यही चीज़ आपको रिपीट करनी है 15 दिनों के बाद, कम से कम 15 दिनों के बाद। हाँ, अगर बीच में बारिश ज़्यादा हो जाती है तो आप इसे बीच में भी कर सकते हैं, जीवामृत कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपकी फसल किस स्टेज में पहुंची है। अगर आपकी फसल अभी वेजिटेटिव ग्रोथ में ही है, अगर आपका फ्रूट सेट नहीं हुआ है, तो आप जीवामृत 15-15 दिन के बाद आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका फ्रूट सेट हो गया है, अब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे फ्रूट भी अच्छा चाहिए, फ्रूट में मुझे क्वालिटी भी चाहिए, फ्रूट की ग्रोथ, फ्रूट का साइज़ भी अच्छा बने, कलर अच्छा आए, सब कुछ गुणवत्ता बढ़ानी है, तो आप इसमें जीवामृत के 15 दिन के अंतराल में या 10 दिन के अंतराल में सप्त धान्यांकुर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सप्त धान्यांकुर क्या है? 7, जैसे सप्त का मतलब 7, धान्य मतलब जो हमारे आसपास के खाने की वस्तुएं हैं, दाल ले सकते हैं आप, गेहूँ ले सकते हैं, दलहनी फसलें ले सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल करके सप्त धान्यांकुर बना सकते हैं। ये बड़ी आसानी से बन जाता है। कोई भी किसान अपने घर में बैठ करके 100 ग्राम किसी भी तरह के अनाज से, गेहूँ ले लिए, उड़द ले लीजिए, मसूर ले लीजिए, मूंगी की दाल ले लीजिए, चना ले लीजिए,
तिल ले लीजिए, किसी भी तरह के 100 ग्राम, अगर आप 100 ग्राम करके एक एक चीज़ ले रहे हैं, 700 ग्राम आपने 400-700 चीज़ें ले ली, उनको आपने पानी में भिगो के रखना है जी। एक दिन के लिए। अगले दिन जब आप पानी से उन्हें नितारेंगे तो उन्हें कपड़े में डाल देना है, गीले कपड़े में, जिसमें कि आपका कि मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहे, गीला करते रहना है। जी। तब तक आपने उसे गीला करना है जब तक कि उसमें अंकुरित ना हो जाए। अक्सर आपने देखा होगा, बचपन में भी देखते थे हम, काले चने के डाल देते थे पानी में, तो जब जी, अंकुरित बिल्कुल। फूटता था वैसा ही ये है। जब उसमें अंकुर निकल जाएंगे तो आपने इनको पीस देना है और गौमूत्र में डाल के आप इसके इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी फसल का जो फ्रूट है, फ्रूट का जो है ग्रोथ बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी बढ़ती है और जी। एक जो उसमें है गुणवत्ता बहुत ज़्यादा निखर के आती है। तो जी। इसका इस्तेमाल आपको 15-15 दिन के अंतराल में करना है। जी। ये आपका है 2 चीज़ें। इसके अलावा जैसे आपने रोग और कीटों के लिए कहा, तो जी, रोग और बिल्कुल। कीटों के लिए जीवामृत तो है ही है, वो आपके पौधे के लिए अंदर क्षमता पैदा कर रहा है, गतिरोधक, जो आपके काम कर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको घटक कहे थे, नीमास्त्र, इसके जी। अलावा आप खट्टी लस्सी का इस्तेमाल समय समय पे आप कर सकते हैं। सकते हैं। ये किसान अपनी खेती के आधार पे देख सकता है कि किस चीज़ का प्रकोप मेरी खेत में ज़्यादा आता है। जी। अगर उसे लगता है कि हाँ, इस समय मेरी खेत में जो है बीमारी आने का खतरा है, तो जी। वो वहाँ पे खट्टी लस्सी का इस्तेमाल कर सकता है, रामबाण का इस्तेमाल कर सकता है, या सोंठ अस्तर का इस्तेमाल कर सकता है। जी। वो किसान को अपनी खेत पे देख के चलना पड़ेगा, लेकिन इनका इस्तेमाल आपको समय रहते ही करना है। जी। हाँ, आप सोचें कि हाँ, मेरे खेत में पहले बीमारी आ जाएगी फिर मैं इनका इस्तेमाल करूँगा, तो थोड़ा शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर शुरू से करेंगे, आप एक अपना कैलेंडर बना के चलते हैं कि 10-15 दिन के अंतराल में मुझे करना ही है, तो आपका जो एक तो पौधा है बहुत बिल्कुल अच्छी स्वस्थ फसल रहेगा। निकल के आएगी। हाँ, अच्छा रहेगा। जी। तो जो रासायनिक खेती है, उससे अगर कोई किसान प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहे तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे केमिकल और पेस्टिसाइड की वजह से खेतों में काफ़ी नुकसान हो गया है। देखिए, अब इस विषय पे तो मैं यही ज़्यादा कहूँगा कि रासायनिक खेती की वजह से हमारा जो मिट्टी है ना जी, जो जी। सबसे बड़ा असर पड़ा है वो मिट्टी के ऊपर पड़ा है। जी। हमारे मिट्टी में जो हमारे जो मित्र कीट हैं, समझ लीजिए जैसे कि अर्थवर्म्स हैं, वो रासायनिक खेती की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। जी। जो किसान अब रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में शिफ्ट कर रहे हैं, वो अब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि वाकई जो जीवामृत का इस्तेमाल, जो मैं आपको बताया था, घन जीवामृत, इनके इस्तेमाल से आप देखिए जो मिट्टी का है ना जी, आप उसमें क्या है, एक तो केंचुओं की मात्रा बहुत बढ़ रही है। केंचुए जितने ज़्यादा होंगे वो क्या करते हैं, मिट्टी, आप एक स्पॉन्ज ले लीजिए, ठीक है जी, जी। सिंपल सा उदाहरण दूंगा, मिट्टी में क्या कर रहा है केंचुआ। अगर आप स्पॉन्ज लें अपने हाथ में, स्पॉन्ज में क्या होता है, छेद होते हैं, अगर आप उसे पानी में डिप करेंगे वो पानी को सोख लेता है। लेगा। अगर आप उसे निचोड़ेंगे तो उसमें से पानी नीचे निकलता है, जी। कि वो पानी को क्या कर रहा है, संग्रहित कर रहा है। यस। तो केंचुए भी यही काम कर रहे हैं मिट्टी में। वो जो हमारी बारिश हो रही है उसके पानी को अपने में छेद बना के रखते हैं, उसमें पानी जो है बिल्कुल टाइट रह रहा है, वो जी। पानी जो है बहता नहीं है। अब रासायनिक खेती में क्या है, अक्सर आप लोगों को देखा है कि बारिश होती है, पानी आपका पूरा का पूरा बह जाता है, जो जी। प्राकृतिक खेती में ये कम है। ये फ़ायदा किसकी वजह से हो रहा है, इन जीवामृत और इन केंचुओं की वजह से। तो रासायनिक खेती से अगर आपने प्राकृतिक खेती में शिफ्ट करना है तो बड़ी आसानी से बिना किसी संकोच के शिफ्ट किया जा सकता है। शिफ्ट किया जा सकता है। जी। जी बिल्कुल। तो अगर हमारे किसान भाई बहन आपसे कांटेक्ट करना चाहे या उनके कोई प्रश्न हो जो हम आज कवर नहीं कर पाए हैं, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई आपका नंबर या ईमेल? जी देखिए, वैसे तो जितने भी हमारे हिमाचल में 13 जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं 12 जी। जिलों में, उन सभी में प्राकृतिक खेती को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा कार्यक्रम चला हुआ है। जी। फिर भी अगर मेरा नंबर किसान चाहें तो मेरा नंबर है 9817955814, जी। 9817955814। जी। तो इस नंबर पे कभी भी किसान मुझसे संपर्क कर सकते हैं, प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी चाहें और या फिर इसके संबंधित कोई प्रशिक्षण चाहें तो भी संपर्क कर जी सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने यहाँ आने के लिए समय निकाला, उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप डॉक्टर अनुराग से अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं 9877955814 नंबर पर। अब हो चुका है समय आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और देखते रहिए DD हिमाचल। नमस्कार।